अमिताभ तिवारी, मुझे लगता है 24 के लिए दो लाउड किस्म के नैरेटिव सेट हो गए। एक नॉन मोदी फोर्सेस का, जिसमें अडानी है, जिसमें ईडी है, जिसमें सीबीआई है, जिसमें इनकम टैक्स है, ठीक शॉर्ट में कहें, और एक मोदी के पाले का नैरेटिव सेट कर दिया मोदी ने खुद ही। जितने लोग एक हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि वो अपने अपने करप्शन को बचाना चाहते हैं। मोदी ने कहा भ्रष्टाचारी बचाओ अभियान। आप सहमत हैं कि 24 का मोटा नैरेटिव यही होगा दोनों शिविर से? ब्रॉडली मोटा नैरेटिव यही रहने वाला है जी। बीजेपी वर्सेस ऑल द पार्टीज टुगेदर। देखिए होता क्या है कि विपक्ष को ये लगता है, या बहुत सारे एनालिस्ट कमेंटेटर को ये लगता है कि बहुत सारी पार्टीज जब इकट्ठा हो जाती हैं तो वो एक तरह से मजबूत होती है, तो इसलिए हम ऑपोजिशन यूनिटी की काफी सारी बातें सुनते हैं। लेकिन एक मेजरमेंट होता है विपक्ष की मजबूती को आंकने का, उसे कहते हैं इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी। 2019 में 2014 के कंपैरिजन में इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी 85% था, जबकि 2014 में 64% था, यानी मजबूत था विपक्ष। यूपी में एक महागठबंधन था बहुत बड़ा। उसके बाद भी भाजपा की सीट टैली 282 से 303 हो गई। क्यों हुआ ये? क्योंकि जिस चीज पे मोदी अटैक कर रहे हैं वही हुआ। लोगों को भाजपा और मोदी ये समझाने में कामयाब रहे, ये जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं ये आइडियोलॉजिकली ओपोनेंट्स हैं, और ये 6 महीने, 1 साल पहले, 3 महीने पहले इकट्ठा हुई हैं सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने की मकसद से। तो वोटर उसे इस तरह से देखता है कि ये एक ऑपर्चुनिस्टिक अलायंस है, इसका कोई आइडियोलॉजिकल बेस नहीं है, और कहीं ना कहीं ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है, यानी उल्टा पड़ जाता है ऑपोजिशन को, जो हमने 2019 में भी देखा है। अब नैरेटिव वर्सेस नैरेटिव है। एक नैरेटिव है कि भाई सारी ऑपोजिशन पार्टीज, और अब उन्होंने करप्शन एंगल को इसमें जोड़ दिया है क्योंकि बहुत सारे ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस चल रहे हैं। तो जो ऑपोजिशन अटैक कर रहा है ईडी और सीबीआई के बारे में, तो उसी ने उसको एक तरह से घुमा करके ऑपोजिशन को वापस फेंक दिया है। और कांग्रेस जो अटैक कर रहा है कहीं ना कहीं वो क्रोनी कैपिटलिज्म की है। अभी भी कांग्रेस का अटैक जो है वो करप्शन का नहीं है, नरेंद्र मोदी के ऊपर क्लियर कट अटैक नहीं है कुछ भी, ये एक हवा में अटैक है। उसके विपरीत आप जो अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं, उनका अटैक ज्यादा क्लियर है जी। ठीक, कांग्रेस जी। अमरा भाई दोबारा आते हैं आपके पास, दोबारा आते हैं आपके पास, बाकी मेहमानों को भी बहस मिल जाए। ठीक बात है, ज्यादा कठिन बात देश को कभी समझ में नहीं आती। अब क्रोनी कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म ही नहीं समझ में आता आदमी के, है फिर क्रोनी क्या है? ये मोनीटोनी हो तो आदमी मोहल्ले में ढूंढ भी ले, क्रोनी क्या है? ये सब इसीलिए नहीं चलता भारत में। एक बात जो अमिताभ तिवारी कह रहे थे, उन्होंने बहुत उसको अपनी शब्दावली में कहा, वो जिस फील्ड के अध्येता हैं, मैं उसको और सरल कह के बहुत बुलंद उदाहरण रख के रत्नाकर सिंह के पास जाऊंगा। जिन जिन को ये लगता हो कि अपोजिशन की यूनिटी हर मर्ज की दवा है, वो मेरी बात बहुत गौर से सुने, बाकी भी सुने लेकिन वो तो बहुत सुने। क्या यूनिटी नहीं, मर्ज हो गए थे अधिकांश दल 77 में, यूनिटी छोड़ो, मर्ज हो गए, कंधे पर हल धरे किसान, ठीक, जनता पार्टी बन गई इंदिरा गांधी के खिलाफ। और इंदिरा गांधी भी क्या काम करके आई थी, हाहाकार देश में कभी दोबारा वैसा पहले ना हुआ ना बाद में कभी हुआ, वो ऐसा कर गई, पूरे हिंदी पट्टी में हाहाकार मचा दिया, लाखों लोग जेल में डाल दिए, पूरा सिस्टम कोलैप्स हो गया डेमोक्रेसी का। सोचिए कितना गुस्सा था। उसके बाद और सब एक, और जयप्रकाश बाबू जैसा मेंटोर, उसके बाद रिजल्ट क्या रहा? आज जितनी कांग्रेस की सीटें हैं उससे 2.25 गुना जीती थी तब, ठीक, समझ रहे ना बात को? दक्षिण में कांग्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी, ठीक ठाक थी, तब भी जब सब विपक्षी एक हो गए थे और इमरजेंसी जैसा माहौल था।
उत्तर प्रदेश में एक बड़ा अलायंस हुआ ना, उससे बड़ा अलायंस क्या हो सकता है देश में? जोशी जी की पार्टी और मायावती जी की पार्टी, दोनों लुट गए, कुछ नहीं मिला। बहन जी को तब भी कुछ मिल गया, सपा को तो कुछ मिला ही नहीं। रत्नाकर जी, जो एक मांग थी विपक्षी दलों की कि भाई थोड़ा विपक्षी दलों के नेताओं को थोड़ा लीवरेज दिया जाए, थोड़ा ईडी सीबीआई और आईटी को थोड़ा इस ढंग का डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेजिंग हो कि भाई विपक्षी लोगों को ज़्यादा परेशान ना किया जाए, ऐसा एक डिमांड जो चल रही थी, कल प्राइम मिनिस्टर ने तो उसको ब्लंटली रूल्ड आउट कर दिया। बल्कि वो तो उल्टा आई है और घोषणा कर गए मंच से कि अभी जितनी स्पीड से चला रहे हैं वो डबल कर देंगे स्पीड। रत्नाकर जी। अमिताभ जी, देखिए मैं आपकी बातों से सरोकार नहीं रखता जी, ठीक बात है। ये विपक्षी एकता जो है वो कहीं ईडी सीबीआई से की जांच से बचने के लिए नहीं है जी। ये विपक्षी एकता जो है सदन में आपने देखा 18-19 पार्टियां जो एक मंच पर आकर खड़ी हैं और वो मांग कर रही है कि देश में आर्थिक लूट के सरदार जो है अडानी जी, उनके ऊपर जेपीसी की जांच क्यों नहीं कराई जा रही है जी। इतना बड़ा आर्थिक महाघोटाला हुआ है, उस पर ईडी की जांच क्यों नहीं, ईडी वहां पे छापेमारी क्यों नहीं कर रहा है? क्यों विपक्ष के नेताओं के ऊपर 95% विपक्ष के नेताओं के ऊपर ईडी कार्रवाई कर रहा है? राजनेताओं का केस ले लिया जाए तो 121 में 115 ईडी के केसेस जो है वो विपक्षी नेताओं के ऊपर किया जा रहा है। तो ये क्यों ये पार्शियलिटी की जा रही है? आपके यहाँ पे 8-8 करोड़ जो है कर्नाटक में पकड़े जा रहे हैं, लेकिन ईडी की कार्रवाई वहां पे नहीं हो रही है। आपके येदियुरप्पा जी जो भ्रष्टाचार के जीता जागता एक मूर्ति है, उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? नारायण राणे के ऊपर 1000 करोड़ का गबन, ईडी है ना विषय, ईडी है ना विषय। आप यही तो कह रहे हो ना कि मेरा विषय ईडी है ये ना। सुनिए तो आप प्रश्न आप आता हूं आगे, सुन लीजिए। इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती और आप अभी कह रहे थे कि विपक्षी पार्टियों की एकता के बारे में कह रहे थे कि सफल नहीं होता है ये, और बड़ा गठबंधन हुआ। उत्तर प्रदेश का उदाहरण दिया आपने, तमाम उदाहरण दिया। अमिताभ जी, मैं आपको एक चीज संज्ञान में ला दूं कि 1998 में जब गठबंधन हुआ था एनडीए का, 26 पार्टियों से ज्यादा पार्टियां जो है गठबंधन में आई थी और उसका परिणाम क्या हुआ? एंटी कांग्रेस थी वो सारी। उसका परिणाम क्या हुआ? तो गठबंधन समय की जरूरत है। अगर समय की जरूरत है तो हम एकत्रित खड़े होंगे और इस फांसीवादी ताकत और लोकतंत्र की हत्या करने वाली ये तानाशाही सरकार के खिलाफ तो जरूर जी बिल्कुल। आप दोबारा में आते हैं भैया, रत्नाकर बाबू दोबारा में आते हैं। नेहा शालिनी दुआ के पास चलूं। एक बात मैं कह दूं, चाहे जैसे लड़ो, संग लड़ो, अलग अलग लड़ो, सबकी आज़ादी है। मैं एक उदाहरण देता हूं जो बिल्कुल सरलतम उदाहरण है और ग्रास रूट लेवल तक समझ में आ जाएगा, उसमें असहमत होने के लिए स्कोप ही नहीं बचेगा। पिछले चुनाव में बीजेपी का नैरेटिव था कि भाई 2000 रुपया हम किसान को महीने में दे रहे हैं, नहीं 2 महीने में 2000, जो भी दे रहे, किसान सम्मान निधि दे रहे हैं, ठीक। राहुल गांधी ने उससे बहुत बड़ा रकम की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये 1000-2000 चक्कर मत पड़ो, 72,000 रुपया देंगे साल में। आओ, 72,000 पर भरोसा क्यों नहीं हुआ लोगों को? 72,000 बहुत बड़ी रकम थी हिंदुस्तान के लिए। 72,000 वाले को वोट नहीं दिया उनने। मतलब जिसने कहा हमको चुनो हम काजू देंगे, उसको नहीं चुना, मूंगफली वाले को चुन लिया। ये बड़ी बात है, इस पर सारा कुछ टिकेगा आके। नैरेटिव तो कोई भी बुद्धिजीवी खड़ा हो जाएगा, बना लेगा। नैरेटिव पर ननकू भरोसा करे, रज्जाक भरोसा करे तो बात बनी। खैर, नेहा शालिनी दुआ, कांग्रेस कह रही है कि भाई आप ईडी सीबीआई के सारे घोड़े आपने खोल दिए, उनके सबको पता दे दिया विपक्षी नेताओं का। 100 में 95 इन्हीं के यहाँ धरपकड़ हो रही है। इसी के चलते ये लोग सुप्रीम कोर्ट भी गए कि चलो वहीं से कुछ रास्ता निकले। भाई हाहाकारी सीन बना दिया आपने जी। तो वो ये कह रहे कि आप अपने लोगों के यहाँ के पते भी क्यों नहीं देते ईडी सीबीआई को कि भाई थोड़ा थोड़ा उधर भी चलता रहे कार्यक्रम।
हमने ना तो इनका एड्रेस दिए सीबीआई को, ना ईडी को इनका एड्रेस दिए। अब निकल के इनके नेता आते हैं भ्रष्ट, तो हम क्या करें? अगर निकल के नहीं आते तो जनता इनको नकारती कैसे? अभी आपने अमिताभ जी इतना बड़ा उदाहरण दिया कि अब हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये अपने मानते ही नहीं है, तो हमारे प्रधानमंत्री जी जब देश को ये कहते हैं कि किसानों मैं तुमको साल के 6,000 रुपए किसान सम्मान निधि दूंगा, तो किसान उस पर विश्वास कर लेते हैं। ये कहते हैं हम तुम्हें 70,000 देंगे, 72 देंगे, तो भी उनको खोखले वादे लगते हैं। तो इससे समझ आती है कि जनता हमारी बात पे विश्वास करती है और इनकी जरा सी बात पे भी विश्वास नहीं करती। उसका रीजन ही यही है कि जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको पूरा करके दिखाते हैं, तो ये जनता को विश्वास है। अब देखिए जो अरविंद केजरीवाल जी, वो बार बार आजकल उन्होंने गाना चुनचुना बजा रहे हैं, एक ही बात कहते हैं, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो कुछ और बात होती, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होता तो कुछ और बात होती। बिल्कुल सही कह रहे हो अरविंद केजरीवाल जी, पढ़े लिखे प्रधानमंत्री नहीं अगर, तो भी G20 में हम अध्यक्षता कर रहे हैं, वाह जी वाह। पढ़ा लिखा हमारा प्रधानमंत्री नहीं है, लेकिन हमने रशिया और यूक्रेन पे सेफ पैसेज लिया अपने बच्चों को हिंदुस्तान वापस लाने के लिए। भाई पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन कमाल की बात है हमारे प्रधानमंत्री की इतनी चलती है, पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन उसके बावजूद हमने सेफ पैकेज लिया अफगानिस्तान में अपने वहां के हिंदू भाइयों को हिंदुस्तान लाने के लिए, तो भी युद्ध रोका गया सिर्फ हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर। हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान आ गया, हमारे प्रधानमंत्री के कहने पर चाइना को आज जो है किस नजर से देखा जाता है, दुनिया किस नजर से देख रही है कोविड के बाद, ये भी आप जानते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन फिर भी उनका इम्पैक्ट दुनिया पर इतना है कि आप लोग उनके सामने खड़े भी नहीं हो सकते। यही रीजन है कि जनता हमको स्वीकार रही है, हमको दिख रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं। मैं आम आदमी पार्टी को भी बहस में ले आऊं, समाजवादी पार्टी को, रत्नाकर जी, सबको बहस में लाऊं, उसके बाद अभी तो आपको बुलवाया था।